के ऊपर। प्राचीन काल से ही मनुष्य ये सोचता रहा है कि ऐसा कोई रामबाण उपाय हमें मिले जिससे हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। हमारे पुराने ग्रंथों में, उपनिषदों में यह स्पष्ट होता है कि सूर्य, रात्रि और दिवस, इन तीनों का एक विशेष संयोग जब हुआ तब प्राणायाम, प्राण का उदय हुआ। उस समय प्राण, प्राण पूरे विश्व में है, शरीर के भीतर भी है। अब शरीर के भीतर का प्राण बाहर के प्राण के साथ में एक जब संधान उत्पन्न करता है तब हम पूर्ण रूप से सुख अवस्था में अपने आप को पाते हैं। वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्वार्ट्स है, और क्वार्ट्स के अंदर क्या है? केवल स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं। तुम्हारे अंदर जो वाइब्रेशंस हैं और जो बाहर वाइब्रेशंस है, उनका संधान जब हो जाता है, उसके लिए ही कुछ अथक प्रयास किया गया हमारे ऋषियों द्वारा। तो उन्होंने धीरे धीरे प्राणायाम को परिष्कृत किया। आखिर ये प्राणायाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे अब हम देखेंगे पीपीटी की सहायता से। अगला पीपीटी, नेक्स्ट। तो जैसा अभी बताया गया है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राणायाम की आवश्यकता हमें क्यों है और उसके अनुसंधान की क्या आवश्यकता है। इसके लिए जो अनुसंधान हुए हैं उनकी दिशाएं द्विमुखी हैं। एक, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। स्वामी कूलानंद जी जब यहाँ रिसर्च करते थे तो सबसे पहले वो रुग्ण सेवा केंद्र में ये देखते थे कि अमुक योग के प्रकार का फायदा किस प्रकार से होता है लोगों को। जब वो आश्वस्त हो जाते कि भाई 100 में से 60 लोगों को, 70 लोगों को अमुक अमुक लाभ हो रहा है, तब उसके बाद उसमें वो मूलभूत संशोधन यानी फंडामेंटल रिसर्च क्या करते थे। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से जो भी पुस्तकों में अभी उपलब्ध है, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है प्राणायाम के बारे में। उसकी चर्चा होगी। उसके बाद में फंडामेंटल रिसर्च क्या हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में भी, क्योंकि एक क्लिष्ट विषय है फंडामेंटल रिसर्च। तो मैंने सिर्फ सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ऐसा मैंने प्रयास किया है। उसके बाद में ये संशोधन का लाभ हम लोगों को हमारे अभ्यास में कैसे होगा, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। अगला, नेक्स्ट प्लीज। उसके लिए हमें सबसे पहले तैयारी करनी होगी मनुशारीर स्तर पर। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो प्राणायाम के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। और मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, मुख्य मुख्य ये हैं। मानसिक तैयारी भी उतनी आवश्यक है। अब जैसे कि जब हम विचार करते हैं, हम जब सोचते हैं, तो भले ही हम बोल नहीं रहे हो, लेकिन सब वोकल कॉर्ड में कुछ मूवमेंट होती रहती है। यदि हम उसे थोड़ा सा अपने प्रयास से जितना हो सके उतना, AFAP का मतलब है एज फार एज पॉसिबल। आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये AFAP क्या है, एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि पूरी तरह से तो आप ये नहीं कर पाएंगे, जितना हो सके उतना। और आप ये देखें कि आप अकेले नहीं हैं, पूरे विश्व के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एक ही हैं। और आपको ये करना है कि साधना आपको अकेले ही करनी है। मेरा लंबाचा केला अवलंब, स्वामी दिगंबर जी की जो समाधि है उस पर यह लिखा हुआ है, होता साकार झाला निराकार, निरालंबाचा केला अवलंब। तब हमारी साधना बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब सभी
जितने भी प्रकार के आकर्षण है या आसक्तियां हैं, उनसे बहुत ही अच्छे ढंग से दूर होना। और ये बात हमें प्रत्याहार के जो टेक्निक है वो बताती है। मन को मारकर नहीं, मन पर विजय प्राप्त करके, मन के आगे जाकर, पारंगत करके। उसके बारे में थोड़ा आगे फिर बात करेंगे। और हम किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करें। साधु सिर्फ देते हैं, साधक सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है। वे अकेले हैं, लेकिन अकेले होने के साथ साथ सभी के साथ में भी है। ये बड़ी अजीब बात है। उड्डयन का अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि प्राणायाम के पहले ही किया जाए। उससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, उसका प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होने में बड़ी सहायता मिलती है। कपालभाति जैसे कि आप जानते ही हैं कि उसका अभ्यास प्राणायाम के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। केवल धाम में तो यहाँ तक कहा गया है, और जितने हमारे पुराने शिक्षक थे, वे पहले विद्यार्थियों को 500 स्ट्रोक जब तक कपालभाति में सिद्ध नहीं होते थे, तब तक वे उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने की इजाजत नहीं देते थे। बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, अलग अलग जो षट क्रियाएं हैं, हमें तो लगता है कि अंदर ये सफाई करते हैं। नहीं, सफाई तो करते ही हैं, उसके साथ साथ नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसलिए उनका भी उपयोग करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलें। प्राणायाम करते समय हमें बार बार ये सोचना चाहिए कि किमर्थम क्रियते क्रिया। स्वामी दिगंबर जी का ये वाक्य बहुत ही अधिक प्रभावकारी है। हम क्यों कर रहे हैं प्राणायाम? क्या ये श्वासायाम है? श्वास लिया, हमने बंद कर दिया और छोड़ दिया? नहीं। प्राणायाम जब होता है जब श्वास के ऊपर प्राण आरूढ़ हो, तब उसे प्राणायाम कहते हैं। आरूढ़ होने का मतलब यह है कि उसका अनुभव बहुत ही गहरे स्तर पर अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए कि प्राणायाम हो रहा है। वरना श्वासायाम, केवल श्वासायाम से भी लाभ होता है, लेकिन आपको आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं। और कहते भी हैं, पिछला ही प्लीज, पिछले आहे बगा, ये है आसन से हम और प्राणायाम से भली भांति हम तैयारी कर लें अपनी। उसके बाद प्रत्याहार। अब मजे की बात यह है कि प्रत्याहार प्राणायाम के पहले भी करने का विधान है, प्राणायाम के बाद भी किया जा सकता है। प्राणायाम किस लिए? ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ जाने का एक मार्ग है। ध्यान को भी हम प्राणायाम ही कह सकते हैं। प्राणायाम में प्राणों का विस्तार और प्राणों को रोकना। सबसे पहले तो क्या होता है, प्राणों को हम रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्तम आपनोति। उसे हम लोकलाइज करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि हमारा प्राण जब बहुत अधिक विचलित होता है तो उसे हम शांत करते हैं पहले, उसके बाद में फिर एक्सपांशन यानी कि फैलने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जैसे कभी अटैक करना हो कहीं, तो पहले सभी जितने भी लोग हैं, हमारे सिपाही हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं, कुछ योजना करते हैं। उसके बाद में वो चले जाते हैं सभी जगह पर। वैसे ही ये है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो क्रम है होना चाहिए। और प्राणायाम से पहले प्रत्याहार भी आवश्यक है, जो वशिष्ठ संहिता में कहा गया है। वो क्या है? 18 हमारे यहाँ जो मर्म स्थान है, उससे संबंधित जो प्रत्याहार है, अष्टादशसु यद वायु और मर्म स्थानेषु धारणम स्थानात स्थानात समाकृष्य स प्रत्याहार च उत्तमः, ऐसा है। अगला, नेक्स्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि प्राण है, उसका मतलब ये है कि वो नाड़ियों के अंदर, नाड़ी यानी बहता है, तो प्राण का भी बहाव एक सही प्रकार से होता है जब, तो हमें किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि प्राणायाम का मूलभूत आधार क्या है। प्राणायाम का मूलभूत आधार यह है कि हम हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको हम शांत करें।
जब वे शांत होती हैं तब प्राण नाम का राजा आगे बढ़ता है, बा मुलाहिजा होशियार, तभी वो चलता है। और इसीलिए पतंजलि के जो प्राणायाम में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, चाहे वो भायाभ्यंतर हो, स्तंभ वृत्तिर, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, दीर्घ सूक्ष्म, यानी 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। अगर हम कुछ दिनों तक बाह्य कुंभक करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांस धीमी होती चली जाती है और वो अनुभव से युक्त भी होती चली जाती है। ये आवश्यक है। धीमा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं उसे, लेकिन एक अनुभव से परिपूर्ण होती चली जाती है। वैसे ही अब जो अंदर सांस लेते हैं और फिर कुंभक करते हैं उसमें, और तीसरे प्रकार का प्राणायाम ये है कि हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं और वो एक समय आता है कि इतनी धीमी हो जाती है कि लगता है कि वो चल नहीं रही हो। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रकार के हमारी क्रियाएं प्रक्रिया हैं पूरे शरीर की, उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं, और तभी तो प्राण अच्छी तरह से जाएगा। और चौथे प्रकार का जो प्राणायाम बताया है पतंजलि ने कि किसी भी प्रकार विषयाक्षेपी, यानी कोई तंत्र या कोई टेक्निक नहीं अपनाए, केवल बैठे हैं और सांस पर ध्यान जा रहा है और फिर वो अपने आप ही सांस इतनी शांत हो रही है कि जैसे कि वो रुक सी गई हो। तो केवल कुंभक तीसरे प्रकार में और इस चौथे प्रकार में लग सकता है, लेकिन इतना स्वाभाविक हो कि पूछो मत। और इसीलिए जो भी हम प्रयास पूर्वक करते हैं प्राणायाम को, उसे हम कुछ समय के लिए भूलना होगा, कुछ समय के लिए। बाद में हठयोग आया, उन्होंने इसे और भी आसान बनाया, क्योंकि पातंजलि योग सूत्र में प्राणायाम बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बौद्धों ने जो सांसों की सजगता की जो विधियां बनाई हैं, वे बिल्कुल इससे मेल खाती हैं। पातंजलि योग सूत्र के प्राणायाम के जो जो संकल्पना है ना प्राणायाम की, उससे आगे नेक्स्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि प्राणायाम क्या करता है, पूरे शरीर में एक विशेष गति से बहता है, उसका प्रभाव एक विशेष होता है, और पूरे शरीर में जो अच्छी तरह से बहता है तो उस समय किसी भी प्रकार की समस्या शरीर में नहीं रहती। और जो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है वो हमें क्या करते हैं, यही करते हैं। प्राणायाम को व्यक्तित्व के अनुसार भी जोड़कर देखा जाता है, किस व्यक्ति को कौन सा प्राणायाम अब अधिक उपयुक्त होगा। अब इसमें क्या है, मेकिंग साइकोफिजियोलॉजिकल फैकल्टीज, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा जो मनो शारीर हमारी जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं उसको इतना धीमा कर दिया जाए, इतना धीमा कर दिया जाए, लेकिन सजगता पूर्ण हो। सजगता जब पूर्ण होती है तो स्वातंत्र होता है। योग स्वातंत्र को चाहता है, और स्वातंत्र और सजगता ये जब मिलते हैं तो इतना धीमा सांस इतनी धीमी हो जाती है, लेकिन आप सजग हैं। और उस समय हम एक प्रकार के पॉजिटिव जीरो, जिसे हम लोग न्यूट्रल स्टेट ऑफ अटेंशन कहते हैं, अपने न्यूरोसाइकोलॉजी में प्राप्त हो जाता है, और वहां पर प्राण बिल्कुल शुरू हो जाता है। ये जो भावना है प्राणायाम में, ये हमेशा हमें याद रखनी है, तब हमारा प्राणायाम बहुत अधिक सफल होगा। और इसीलिए उसके बाद में जितने भी फंक्शन है शरीर के, वो सही प्रकार से होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी जितनी भी पोटेंशियल्स हैं, हमारी क्षमताएं हैं, अभिक्षमताएं हैं, वे सभी सफल हो सकती हैं, मुखर हो सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। आगे नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखें कि जो पूरे हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो एनर्जी है वो पूरे संसार में एक है सिर्फ। समय का अभाव है, नहीं तो वो जो मंत्र है उसकी चर्चा हो सकती थी। अब ये 2 प्रकार से काम करती है। इसका जो मुख्य जो स्थान है वो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आगे। हाँ, अभी ये समष्टि है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये समष्टि को भी अपने आगोश में समाये हुए है और व्यष्टि को भी। व्यष्टि यानी आपके शरीर में जो भी क्रिया प्रक्रिया चलती है उसका आधार भी एनर्जी है। और जब हम पूरे विश्व की एनर्जी को अनुभव करते हैं तो वो भी सीएनएस का भी, क्योंकि सीएनएस यानी सजगता से जुड़ी हुई है ना। तो सजगता जब बढ़ती है तो हम व्यष्टि और समष्टि में अपने आप ही एक रूपता देखना शुरू कर देते हैं। और देखिए जितने भी संत महात्मा हुए हैं, चाहे किसी भी
धर्म के हों, देश के हों, तो वे यही कहते हैं कि सब एक है, सभी पूरा विश्व एक है और उसके जितने भी प्राणी हैं, सब कुछ एक है। उनको ये अपने आप ही भाव जागृत होता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण काम अदा करता है और योग में, प्राणायाम में इसे हम लोग बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, हमारी प्रतिक्षिप्त क्रिया होती है, उसके चंगुल से हमें बचना होता है। और जो हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है, वहाँ पर जो भावनाएँ होती हैं, उससे भी ऊपर उठना पड़ता है। और ऊपर उठे इसका मतलब आप सीएनएस के क्षेत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्षेत्र में चले गए और उससे भी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अगले आगे चलें, इससे भी आगे। हाँ, तो ये 3 प्रकार से जो हमारी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस, उसके 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट, कौन से 3 स्तर हैं? देखिए, ओम जो है, उसका जो पहला अक्षर है अ, वे हमारे जो स्थूल शरीर है, उससे संबंधित है और जागृत अवस्था से संबंधित है और वैश्वानर जो स्तर है अवेयरनेस का, उससे संबंधित है अ। श्रीमद् भागवत में जो ओंकार बताया गया है वो इस प्रकार का है। ध्यान के लिए आवश्यक जो ओंकार है वो अलग है, अलग अलग प्रकार के ओंकार होते हैं, तो ये हम फिर कभी देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अ उ म ओम का इतना ज्यादा महत्व है कि हमारी अवेयरनेस को वो सभी दिशा से सर्वांगीण कर देता है, पूर्ण रूप से सर्वंकष कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आगे। अब आप कहेंगे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, ले लिया, उसको हमने कुंभक के द्वारा रोका और छोड़ दिया, हो गया प्राणायाम। ऐसा नहीं है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। प्राणायाम में कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्राणायाम तो करता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हमें आश्चर्य होता है कि भाई, आप तो 20 साल से प्राणायाम कर रहे थे, आपको ये हृदय का ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? तो हुआ कैसे? आपको वो जो दूसरा कोई समस्या वो आई तो आई कैसे? तो उसका ये एक कारण है कि हमारा जो फेफड़े हैं, इसको हम लोग फुफ्फुस कहते हैं मराठी में, तो उसके जो 3 भाग हैं, ऊपर वाला जो भाग है उसको सुपीरियर लोबुलर कहते हैं भाग। वहाँ पर हम लोग अनजाने में ब्रीदिंग ज़्यादा कर बैठते हैं। अगर हम ऊपर वाले भाग में ब्रीदिंग ज़्यादा कर बैठते हैं, साँस लेने में, छोड़ने में, प्राणायाम में, और फिर हमें आदत लग जाती है कि हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग भी कभी-कभी वैसी होती है, गलत। तो उससे हमें हृदय के, लंग के और प्लूरल एरिया, यानी जो बीच में जो ये है, जो फेफड़े हैं, उसके ऊपर एक डबल लेयर का एक होता है जो उसको बचाए रखता है, मतलब उसको ये होने नहीं देता, और वो लिक्विड से भरा होता है, उसको प्लूरल एरिया कहते हैं। तो उसके रोग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा दबाव देते हैं ना। और आगे देखिए, इंटरकोस्टल बीच में, कुछ लोग बीच में ज़्यादा सांस लेते हैं और कुछ लोग नीचे ज़्यादा सांस लेते हैं। जो बीच में लेते हैं उनको ट्यूमर और ये हो सकता है, और जो नीचे सांस लेते हैं उनको, वो तो सबसे अच्छे माने जाते हैं वैसे इन तीनों में, लेकिन वो आदर्श नहीं है। आपने देखा होगा कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो, फायदा होगा। अरे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से भी नुकसान है। हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करनी है, ना थोरेसिक करनी है, ना और कुछ। हमें प्राणायामिक ब्रीदिंग करनी है। वो कैसे, हम देखते हैं आगे। तो चलिए आगे। तो ये है एक एक्सपेरिमेंट। यदि आप ऊपर नीचे हाथ रखते हैं, जो पसलियां है ना आपकी, उसके ठीक आपका दाहिना हाथ रखते हैं यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर और उसके ऊपर, ऐसे 3। तो ऊपर वाला भाग जब आप सांस लेते हैं तो देखना है कि किस भाग में सांस ज़्यादा आ रही है, हद से ज़्यादा। कुछ लोगों के ऊपर ज़्यादा आती है, तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों के बीच में ज़्यादा आती है, वो भी ठीक नहीं, ये आप देख सकते हैं। और फिर धीरे-धीरे पूरा आपका जो है ना, तीनों भाग जैसे कि फूले और अंदर जाए, फूले, अंदर जाए। ये प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी-सी सजगता का अनुभव करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि इस प्राणायाम लेते समय आप पूरी की पूरी जो छाती का जो भाग है, यानी कि जो पसलियाँ हैं, वो पूरा एक आराम से उठाएँगे। ऐसा नहीं कि कुछ भाग ऊपर वाला ज़्यादा उठा लिया या बीच वाला ज़्यादा उठा लिया या फिर नीचे वाला ज़्यादा उठा लिया, नहीं, पूरा। तो ये प्राणायामिक ब्रीदिंग है क्या? इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट। अब देखिए ये नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे होती है।
तो साफ है, आप देख रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सभी जो भाग है हमारा, जो छाती हुआ, पेट हुआ, वो थोड़ा-सा फैलता है। ज़्यादातर भाग हमारा फैलता है छाती का। पेट का उतना नहीं फैलता, लेकिन थोड़ा-सा फैलता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया बाण के द्वारा। जब आप साँस छोड़ते हैं, तो क्या होता है? देखिए कि वो पूरा के पूरा जैसे कि फ्लश आउट होता है। ये नॉर्मल, लेकिन मज़े की ये बात है कि बहुत से लोग नॉर्मल ब्रीथिंग कर ही नहीं पाते। तो उनके लिए तो प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे बहुत अधिक करेक्शन होता है और सभी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। मैं जितनी बार भी गया हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैंने ये पाया है कि 40 एटलीस्ट 40% जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो साँस गलत लेते हैं। अब बताओ, साँस ही गलत ली आपने तो फिर स्ट्रेस तो होगा ही ना आपको। ये मेरा अनुभव है। मैं सबसे पहले उनको ये पूछता हूँ, जब भी जाता हूँ, कि भई आप जब साँस लेते हैं, तो साँस छोड़ते समय क्या होता है? पेट अंदर जाता है या बाहर? तो 40% लोग सचमुच हमेशा ये कहते हैं कि जब हम साँस लेते हैं, तो पेट अंदर जाता है। अरे भई! अंदर तो नहीं जाना चाहिए ना कम से कम, थोड़ा-सा तो फैल सकता है। और हम ये पूछते हैं कि जब आप साँस छोड़ते हैं, तो वो समय ज़्यादा है या लेने का समय ज़्यादा है? तो 40% लोग यही कहते हैं, 40% कि लेने का मेरा समय ज़्यादा है। अरे भई, ये तो गलती हुई ना। तो इसमें करेक्शन करना हो तो प्राणायाम का सहारा ली जाए। जितने भी लोग अभी एग्ज़ीक्यूटिव यहाँ पर बैठे हैं, वो ज़रा चेक कर लीजिए इन 2 चीज़ों को, और फिर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। स्ट्रेस के से जुड़े हुए हैं बहुत से केमिकल, यानी जैव रसायन। जैव रसायन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है प्राणायाम के द्वारा, और हम ये समझते हैं कि जो भी हमें समस्या होती है, वो होती है अलग-अलग प्रकार से, साइकोलॉजिकल होती है, किसी कारण से होती है, नहीं। रामचरितमानस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी सिचुएशन आपको तंग नहीं कर सकती। वो आपके अंदर ही जो समस्या है, वो उसे तंग करती है। आगे प्लीज़ नेक्स्ट। अभी हम प्राणायाम ब्रीथिंग की तरफ देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सिंपल डीप ब्रीथिंग क्या होता है। सिंपल ड डीप ब्रीथिंग में आप देख रहे हैं कि हम साँस जब लेते हैं तो छाती फैलती है। लेकिन ये जो पेट है, वो करीब-करीब उतना ही रहता है या थोड़ा-सा अंदर जाता है डीप ब्रीथिंग में। लेकिन आप प्राणायाम और एक्सहेलेशन करते समय तो आप देखेंगे कि फ्लश आउट होता है और पूरा-पूरा अंदर जाता है, लेकिन नीचे से आप देख रहे हैं पेल्विक फ्लोर में वो थोड़ा-सा ज़्यादा तकलीफ होती है उन अवयवों को, तो ये तकलीफ नहीं होगी प्राणायामिक ब्रीथिंग में। अब प्राणायाम ब्रीथिंग की तरफ हम आएँगे, देखिए पूरक क्या होता है? पूरक में पूरी तरह से एक प्रकार का स्वाभाविक कंट्रोल पैदा हो जाता है। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। साँस हम लेते हैं तो पेट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा-सा किंचित आपका एब्डोमेन वो आता है। जब आप साँस छोड़ते हैं तो उसके बाद में पहले छाती अंदर जाती है और फिर पेट, यानी पूरा फ्लश आउट होता है। लेकिन ये इतनी स्वाभाविकता से होता है कि आपको अच्छा लगता है बहुत। आगे चलें, नेक्स्ट। अब इसके प्रभाव क्या हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। स्वामी जी ने इसमें से एक ही प्रभाव मैं देखूँगा और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि समय की कमी है। मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और वो कम हो जाते हैं। रेस्पिरेशन क्योंकि स्लो होता है तो हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। प्राणायाम से हमेशा श्वसन की गति कम हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। उससे हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट कम होने से मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और उससे फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, यानी बहुत सी समस्याएँ आपकी जो है ना, वो सिर्फ प्राणायाम से दूर हो सकती हैं। तो ये कहते भी हैं ना कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। युक्ताभ्यास योगेन, क्या कहते हैं वो? सर्व रोग समुद्भवः, सब रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसी कारण से ये बिल्कुल सच है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्लीज़। तो प्रत्याहार बहुत आवश्यक माना गया है कि प्राणायाम के लिए आपको क्षमता प्राप्त करने के लिए। ये जैसे मैंने पहले भी कहा, अष्टादश सूत्र अपने 18 ऐसे मर्म स्थान हैं जो आपको सामने दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये जो आपके दोनों अंगूठे हैं पैरों के वो, और फिर ये सब एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, अपर पार्ट ऑफ द काफ मसल्स, ये सब आप देख रहे हैं। ये सब के सब 18 हैं। इसको जानकार की सहायता से आप देख लें, और अच्छा ये होगा कि साँस के साथ में इन मर्म स्थानों का अनुभव करना बहुत ही अच्छा माना गया है। वैसे क्योंकि हम सीधा नहीं कर सकते। आखिर में बाद-बाद में आप उसको, आपका अगर अभ्यास अच्छा हो जाए, तो वैसे भी आप अनुभव कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं बिग टोज़ का क्या अनुभव करूँगा? मेरे जो अंगूठे हैं दोनों पैरों के, उसका क्या अनुभव करना है? जब आप साँस लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है? जब आप छोड़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है? ये सभी आपको देखना है। तो ये 18 स्थान हैं इस प्रकार से लाभ होता है। अगली बार, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये देखा गया है, स्वामी कुलानंद जी ने जो प्रयोग किए हैं, उसमें ये देखा गया है कि हमेशा जो हम साँस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा अब्सॉर्ब होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, वो कोई ज़्यादा नहीं होती है नॉर्मल ब्रीथिंग की अपेक्षा, उससे थोड़ी-सी कम ही होती है।
बड़ा आश्चर्य होता है भाई। हम तो ये समझते हैं कि प्राणायाम से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है और हमें फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर आना, ये प्राणायाम का उद्देश्य नहीं है। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है कि अंदर एक अनुभूति पैदा करनी होती है बड़ी सूक्ष्म। उस अनुभूति के कारण हमें रेस्पिरेटरी फीडबैक मिलता है कि हम अनुभव करते हैं एक आनंद, एक अच्छा-सा, एक कुछ अजीब-सा, मतलब एक अमूर्त भाव हम अनुभव करते हैं, जिसको हम लोग चालिंग पर्यवसानम कहते हैं, कि हम अच्छा लगता है हमें, लेकिन क्या है वो पता नहीं है। तो वो जो है वो ध्यान का प्रवेश द्वार है। तो ध्यान के लिए जाने के लिए रास्ता तैयार जो होता है ना, वो प्राणायाम से होता है, यहाँ पर सिद्ध होता है। क्योंकि रेस्पिरेटरी फीडबैक, हम जब साँस अच्छी तरह से लेते हैं तो एक आनंद के भाव जागृत होते हैं। वो आनंद के भाव हमें ध्यान की तरफ अपने आप ले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इसलिए तो कहते हैं कि प्राणायाम का जो महत्व है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा है, आध्यात्मिक ज़्यादा है, और जो फिजियोलॉजिकल उतना नहीं है, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर सहाय, जीएस सहाय, उन्होंने ये देखा कि थेरेपी की दृष्टि से प्राणायाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आसनों से भी ज़्यादा। अब बहुत से लोग आप देखें कि जब आप देते हैं ना थेरेपी, तो आसनों पर बहुत जोर देते हैं। तो आसन भी दीजिए, लेकिन प्राणायाम बहुत अधिक उससे, और ये कहाँ से मिला उन्हें? अलग-अलग स्क्रिप्चर्स, जितने भी उपनिषद हैं हमारे और जितने भी अलग-अलग योग के जो पाठ्य पुस्तकें हैं पुरानी, उनमें ये सब दिखाई दिया, बताओ। तो आगे चलो, नेक्स्ट प्लीज़, आगे। तो ये हम देखते हैं कि पूरक, रेचक, कुंभक, ये जो है इससे आप जानते हैं कि मसाज मिलता है पूरे, बहुत से लोग इसे जानते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स को, न केवल मसाज आता है, लेकिन वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि नर्व एंडिंग्स है ना, प्लूरल लाइनिंग, जिसके जैसे मैंने पहले बताया, वो नर्व एंडिंग्स को एक प्रचोदन मिलता है, और वैसे पेरिनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उसको भी एक स्टिमुलेशन मिलता है। उससे क्या होता है, अंदर एक भाव जागृत होते हैं सजगता के, सूक्ष्म सजगता के। सूक्ष्म सजगता जब तक जागृत नहीं होती है, तब तक आध्यात्मिक लाभ प्राणायाम का होता नहीं है। ये स्वामी जी ने 1936 में ये प्रयोग किया। अगला प्लीज, नेक्स्ट। अब मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, इससे आप जानते हैं कि क्या होता है। एक तो ये है कि कुंभक में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेलुलर लेवल पर बहुत कम हो जाती है, और बहुत ही कम होने के कारण हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनको रेस्ट मिलता है बहुत ही अच्छा। ये कुंभक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये कुंभक से हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत जो पेट के स्नायु हैं, लंग्स हैं, जैसे हार्ट हैं, पेट के स्नायु हैं, लिवर हैं इत्यादि, उनमें जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़रा थोड़ा कम हो जाता है, उनको रेस्ट मिलता है। जब रेस्ट होता है तो रिजेनरेशन होता है, यानी एक प्रकार से आपका पुनर्नवा, या उसको कह सकते हैं कि एक फिर से जोश पैदा होता है फिर से, और रिजेनरेशन होता है। नेक्स्ट। तो ब्रीदिंग जो है वो उससे हमारी इस जो ब्रीदिंग प्रोसेस है प्राणायाम में, उससे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, वो बहुत कम हो जाती है, और इसके कारण हमारे शरीर को जो क्रियाएँ चलती हैं ना, उसमें ऑक्सीजन खर्च नहीं होता। ये जो बंध लगाने से और सही प्रकार से प्राणायाम करने से जो शरीर की वैसी क्रियाएँ चलती रहती हैं, उसमें ज़्यादा शक्ति खर्च होती है, लेकिन प्राणायाम के समय कम से कम शक्ति खर्च होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पर बहुत कम एब्सॉर्ब होती है। तो फिर तो जो बची हुई ऑक्सीजन है, वो आपको आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट। और प्राणायाम कुंभ के साथ अगर हम बहुत लंबे समय तक करें, तो ये होता है कि हम हमारा हार्ट रेट जो है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सभी धीरे-धीरे इतने कम हो जाते हैं कि एनर्जी बहुत कंज़्यूम कम होती है, और जो फिर हम अपने एक प्रकार से हमें आध्यात्मिक लाभ, यानी कि जिसे शुद्ध आनंद कहते हैं भगवद गीता में, उस प्रकार का अनुभव आना शुरू हो जाता है, और वो अपनी अपनी इच्छा से हम लोग कभी भी ध्यान में जा सकते हैं। लंबे समय के लिए प्राणायाम का ये एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम जैसे कि अपने आप ही अपनी इच्छा से ध्यान में किसी भी समय जा सकते हैं। बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कहीं भी बैठे हो, अगर आप ट्रेन में हो, बस में हो, किसी घर में हो, बस 2 मिनट का आपने किया, 3 मिनट का, तो एक प्रवाह पैदा हो जाता है, और ये हमें मिलता है प्राणायाम कुंभ के साथ करने में, लंबे समय तक करने में ये लाभ मिलता है। अगला प्लीज़, नेक्स्ट। तो जो हाँ, जो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये स्थायी होते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के लेवल पर
थैलेमोकॉर्टिकल लेवल पर होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हुए और चले गए। और जो ब्रेन के लेवल पर, आपके मस्तिष्क के लेवल पर जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं, और उसका जो लाभ है वो पूरे सिस्टम को, शरीर के जितने भी क्रिया प्रक्रिया उसको होता है, और इसलिए प्राणायाम का इतना ज्यादा महत्व है। आगे नेक्स्ट। अभी इन्होंने, भट्टाचार्य ने, देखिए आप पा रहे हैं कि जो हमारे फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत अधिक प्राणायाम, बहुत अधिक करने से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और ऑक्सीजन ज़्यादा, कभी कभी फ्री ऑक्सीजन रेडिकल उसके अंदर आने के कारण शरीर में बहुत तकलीफ होती है। और फिर इसमें क्या होता है कि हमारा हमारा जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से वो कम होते हैं और सुपर ऑक्साइड जो होता है वो बढ़ जाते हैं। उसके कारण जो हमें यौगिक ब्रीदिंग में बहुत फायदा होता है, और इसके कारण एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस, यानी जो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। मतलब हमें किसी प्रकार की भी समस्या ब्रीदिंग की नहीं होती है, और अलग अलग प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें भी हमें बहुत लाभ होता है। अगले नेक्स्ट। तो हमेशा जो हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर और बंद के साथ में, उसमें एक और लाभ होता है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंद के साथ में जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो हमारे सुषुम्ना के अंदर से जो एक लिक्विड होता है, एक द्रव्य द्रव्य ये द्रव पदार्थ, द्रव्य नहीं, द्रव पदार्थ जो होता है, वो सही प्रकार से रेगुलर और ठीक ढंग से चलने में सहायता मिलती है। आप पूछेंगे उसका लाभ क्या है भाई, वो चले या ना चले? नहीं नहीं, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब सही प्रकार से चलता है, नॉर्मल होता है, तो किसी प्रकार की समस्या आपको आती नहीं, क्योंकि सजगता आपकी पूर्ण बनी रहती है। यहाँ पर डॉक्टर राजापुरकर, जो हमारे यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर थे और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल रिसर्च जो महाराष्ट्र स्टेट के थे, उन्होंने भी एक प्रपोज किया है कि जब हम ध्यान में होते हैं तो ये CSF जो है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर एक नया ट्रांसमीटर उत्पन्न हो जाता है, और वो सेंट्रल कैनाल से ऊपर जाता है और लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में जाकर एक ब्लिसफुल स्टेट पैदा करता है। मतलब जो, जैसे हम लोग आनंद की या शुद्ध आनंद की या निखड़ आनंद, इसको मराठी में कहते हैं, वो हमें अनुभव होने लगता है। मतलब हम ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में जाते हैं। और कॉर्टिकल वर्क जो है वो बहुत अधिक मॉडिफाइज अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रेशर। प्रेशर जो होता है उससे जो, और ये देखा भी गया है, अगर आप देखें तो आपको ये मिल जाएगा इंटरनेट में, कि कॉर्टिकल थिकनेस एंड ब्रेन, तो हमारी जो ब्रेन की मोटाई है वो हमारे एजिंग से जुड़ी हुई है, तो हमारे क्षमताओं से जुड़ी हुई है। हम चाहे कितनी भी उम्र के हों, आप जानते नहीं कि ये जो महाभारत थे उसमें जितने भी योद्धा थे उस समय 65-70 के ईयर्स के थे, बड़ा आश्चर्य होगा। और भीष्म पितामह तो 175 के थे। ये मजाक नहीं है। ये क्या था? क्योंकि ये तो योग की शक्ति है, प्राणायाम की शक्ति है। इसे हम जितना अधिक समझे उतना अच्छा। अगला नेक्स्ट। तो इससे और फायदा होता है कि हमारा जो जैव रसायन है वो कोर्टिसोल जो होता है ना, वो स्ट्रेस से जुड़ा होता है, और ब्लड लैक्टेट कम होता है, और साथ ही साथ एक और केमिकल होता है जिसे प्रोलैक्टिन लेवल कहते हैं, वो अच्छी भावना से जुड़ा हुआ है। कई बार आप कहते हैं ना कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज क्या है, सब कुछ तो ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हमारे पति भी हमें खिटखिट नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं परेशान क्यों हूँ? पता नहीं क्यों हूँ। तो ये जो लेवल है आपका जैव रसायन का, वो कम हो जाता है, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेशन पैदा होती है। तो उसके लिए ये प्राणायाम से ये जो केमिकल है ना, वो बढ़ता है। तो जिन लोगों को ऐसी शिकायत है कि वो हमेशा दुखी से रहते हैं और कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया है, काहीतरी बिनसलेला है, मैं क्या करूं, तो वो प्राणायाम अवश्य करें, देखें कि उनको कितना लाभ होता है। अगला। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके बारे में काफी चर्चा आजकल है कोरोना के विषय में, तो आप जानते हैं कि उससे वो बढ़ता है। वैसे तो हमेशा भी नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर पैदा ही होता है, लेकिन ये हमिंग यानी कि भ्रामरी से बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है। तो और हमें जो साइनसेस हैं उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो अच्छी तरह से पैदा होना शुरू हो जाता है, हमारे जो साइनसेस हैं उससे। तो ये जो रिसर्च किया हुआ है, जो आप नीचे देख सकते हैं कि स्वीडन में हुआ है। नेक्स्ट। तो अब ये हमने इतनी कुछ मोटी मोटी चीजें देखी, क्लिनिकल रिसर्च देखा और थोड़ा सा हमने मूलभूत रिसर्च भी देखा। अभी उसका हमें लाभ क्या है? तो ये लाभ हमें दिखाई देता है कि हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस टेक्निक्स हैं, उसको अवश्य पहले अपनाना चाहिए, उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास भली भांति कर पाएंगे। ब्रीदिंग अवेयरनेस टेक्निक जो बौद्धों में उपलब्ध है, जरूर उसका आप प्रयोग कीजिए, तो आप देखेंगे कि प्राणायाम में बड़ी सहायता आपको मिलेगी।
तो आपका जो ब्रीदिंग की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव, जिससे कि आपको नाक के भीतर की जो दीवारों में एक प्रकार का अच्छा अनुभव हो, सूदिंग इफेक्ट, एक संवेदना उत्पन्न हो, मजा आ रहा है ऐसा। अगर बहुत तेजी हो, तेज सांस हो, तो आपको फायदा नहीं होगा, बहुत धीमी, ज्यादा धीमी हो तो भी नहीं, लेकिन एक ऑप्टिमल स्पीड जिसकी होती है ना, वो आपको तय कर लेनी है और उसी स्पीड से आपको प्राणायाम करना है। और दूसरे ऐसे देश काल और जो मात्रा है ना, ये ठहर सकती हैं, उसको थोड़ा सा आप सस्पेंड रखिए, इसमें ज्यादा महत्व मत दीजिए। सबसे ज्यादा महत्व आपको देना है कि जो एक्सपीरियंशियल फिनोमेना है, आपको मजा आता है, अंदर से एक अनुभूति सी आती है, अंदर एक कुछ हो रहा है, अंदर की भावना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद धीरे धीरे आप दोनों को साथ में ले सकते हैं, यानी उसके जो तांत्रिक पक्ष है, देश काल और मात्रा और संख्या, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में सिर्फ अनुभव कीजिए। शुरू में आप ये मत देखिए कि 1:2 रेशियो होना ही चाहिए, नहीं, अनुभव अनुभव, उसके बाद में फिर आप ये सब कीजिए। तो ये जो किमर्थम क्रियते क्रिया है, हम क्यों कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और याद रखिए, जब आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे होते हैं तो थेरेपेटिक जो लाभ है अपने आप हो जाते हैं, ये बड़े विशेष बात है। तो इसलिए हम पहले ये सोचे कि नहीं, मुझे तो अध्यात्म में जाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ प्राणायाम करना है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसा कि भगवान सामने आ गए और आप मांगना भूल गए, और आपने क्या मांगा, 1 किलो जलेबी। फिर आप रोने लगे बाद में, अरे भगवान साक्षात खड़े हो गए और आपने सिर्फ जलेबी मांगी। वो बात होती है प्राणायाम से। अगर हम स्वास्थ्य की, सिर्फ स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य यानी जो आम अभी की भाषा में जिसे हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा शब्द है, स्वस्थ अपने के अंदर जो एस्टेब्लिश है, वो यौगिक शब्द है असल में। तो वो हम नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए हमें यह होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसका लाभ उठाएं, और फिर बाकी के लाभ तो अपने आप ही होंगे हमें। तो सूक्ष्म विषयोत्तम चालिंग पर्यवसानम, यानी कि सूक्ष्म अनुभूति बहुत आवश्यक है। वो अगर छूट जाती है तो समझ लीजिए कि प्राणायाम सिर्फ उतना ही आपको लाभ देगा जितना कि आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप सूक्ष्म स्तर के जो अनुभव है उस पर जाते हैं ना, तो एक प्रकार से आप इतने बड़े क्षेत्र में प्रवेश करते हैं अध्यात्म के, कि आप धन्य धन्य हो जाते हैं। प्राणायाम जो है वो तपोद्वंद सहनम की स्थिति के भावना से भी करना चाहिए, कि हम अनुभव करें, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया के बिना। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि प्राणायाम में प्रगति होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये देखें कि क्या हो रहा है आप में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, तो आपको उज्जयी प्राणायाम और ओंकार करना है, 10 बार उज्जयी प्राणायाम, 10 बार ओंकार। डिप्रेशन, देखिए हमारे मूड 2 प्रकार से बदलते हैं। एक तो बदलता है हम जब डिप्रेशन में होते हैं, तो एक वैसे वो डिप्रेशन कहीं साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि काहीतरी बिनसलेलं आहे बुवा, काही बरं नाही, काही खरं नहीं, ऐसा लगता है। तो उस समय हम लोग क्या करें, उस समय हम लोग उज्जयी प्राणायाम 10 बार और ओंकार 10 बार, देखिए कितना लाभ होता है। और जब हम एंग्जायटी होती है, मला काय करावं, काय सुचत नाही, मी काय करू, हे काय फेल झालं, मी हवालदिल झालं, वगैरह वगैरह, जब ऐसा होता है कि आप बच्चे बेचैन होते हैं, एंग्जायटी होती है, तो उस समय क्या करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओंकार 10-10, बड़ा लाभ होता है। तो ये हमें देखना है। अगला प्लीज, नेक्स्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब प्राणायाम करते हैं उसका अभ्यास, तो सबसे पहले हम ओंकार का अभ्यास करना जरूरी होता है। केवल धाम में हम लोग ऐसे करते हैं, सबसे पहले ओंकार सिखाते हैं। ओंकार सिखाने से प्राणायाम सीखने में बड़ा लाभ होता है, सीखने में। लेकिन जब आप सीख जाए ना, तो अभ्यास मात्र आपको क्या करना है, पहले प्राणायाम और बाद में ओंकार। सीखते समय ओंकार पहले, लेकिन सीख लेने के बाद जब आप अभ्यास शुरू करते हैं अपना, तो फिर प्राणायाम पहले। याद रखिए, प्राणायाम जो है ना, हमेशा वो एकाक्षर ब्रह्म मंत्र जो होता है, जैसे ओंकार, उससे पहले होना चाहिए। ओंकार जो है बिना प्राणायाम के नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जब एकाक्षर मंत्र हो जाए, तो उसके बाद में जो बहुअक्षर मंत्र होते हैं वो कर सकते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर जो क्रिया योग है केवल धाम में, वो गायत्री से पहले हम लोग ओंकार करते हैं, ओंकार से पहले हम लोग प्राणायाम करते हैं, इसलिए उसका लाभ है। और होलिस्टिक हेल्थ आपको प्राप्त करना हो, तो आपको ये सामने देखिए, आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। और आपका जो होलिस्टिक हेल्थ, स्वास्थ्य का जो हमारा जो विषय है ना, स्वास्थ्य प्राप्त करना है आपको, सर्वम कश। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आप इतना करते हैं तो भी बहुत लाभ होता है, कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी और उज्जयी। हाँ, आप आसन करें और भी अच्छा, लेकिन ये 3 तो करें ही, देखिए आपको कितना लाभ होगा। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से अगर आपको बचना है, तो सगर प्राणायाम बहुत अच्छा है। जैसे लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण ने
श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में और 14वें अध्याय में 35वां श्लोक है, वो बताया है कि दशकृत्व तिष्ठवर्णम मासाद वार्ग जितानेला, यानी कि 1 महीने के अंदर आपके शरीर में प्राण विजय हो जाता है और शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं मनो शारीरिक, वो सभी ठीक हो जाती हैं। अब 1 महीना नहीं, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, लेकिन बाकी तो कुछ है नहीं ना। तो ऐसा करके देखा जा सकता है कि सुबह जब आप सूर्योदय होता है तो 10 बार सगर्भ प्राणायाम करना चाहिए। सगर्भ यानी सांस छोड़ते समय ओंकार का जाप। तो उन्हें 10 बार अगर आपने किया प्राणायाम सगर्भ, यानी 20 बार फिर ओंकार हो जाता है अपने आप। और दोपहर में भी वही, और फिर शाम को सूर्यास्त के समय भी वही। ऐसा अगर 1 महीना तक कोई करता है तो ये बड़ा अच्छा विषय है रिसर्च का। मैं समझता हूँ कि ये आप लोग योग विद्याधाम में जो रिसर्च कर रहे हैं उसको लिया जा सकता है, बहुत अच्छा है। हम भी इस बारे में सोच रहे हैं। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक प्राणायाम। देखिए, हम कुछ समय प्राणायाम करते हैं ना तो एक प्रकार से बोर हो जाते हैं, ये बार बार वही, ये बार बार। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उसे मैकेनिकल बनाते हैं। अगर हम हर समय नया कुछ सोचे कि अंदर क्या निकल रहा है, नव नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, नया कुछ निकल रहा है और आपको बड़ा मजा आएगा। और इसके लिए आपको पुरुष सूक्त में और उपनिषद में एक्सपीरियंशियल लेवल पर कैसे हमें उसको बढ़ाना है, ये दिखाया गया है। और मेरी जो पुस्तक है योगा एंड मेंटल हेल्थ, उसमें तो दिया ही गया है कि हम लोग एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं ताकि प्राणायाम बहुत अधिक प्रभावी हो जाए। अगला बहुत कम समय अभी बाकी है। और ये जो है उसके पहले जरा नेक्स्ट, उसके पहले वाला, हाँ, ये है प्राणायाम करते समय ये जो मैंने अभी आपको बता दिया पुरुष सूक्त। हाँ ठीक है, अभी अगला नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो कंक्लूडिंग मार्क्स है, मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि प्राणायाम अगर आप करते हैं जैसा कि सिखाया जाता है आमतौर पर सही नहीं सिखाया जाता। केवल कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जैसे कि योग विद्या गुरुकुल है, केवलधाम है और साउथ में ऐसा है, वहाँ पर सही प्रकार से सिखाते हैं। लेकिन बाकी जगह में कुछ कहा नहीं जा सकता। MTNY में भी सही बताते हैं, लेकिन बहुत से जगहों पर और भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, अच्छा सिखाते हैं। लेकिन बहुतेरी संस्थाओं में वो क्या कहते हैं कि सांस लो, रोको, छोड़ दो, उससे भी लाभ होगा, लेकिन किसको? मन को और शरीर को, बस। उससे आगे कुछ नहीं होगा। उसको हम लोग कहेंगे प्रयोग। और संप्रयोग किसे कहेंगे? जब हम, जो हमारे ट्रेडिशन में जो कहा गया है, अनुभव की दृष्टि से जब हम उसको डालेंगे, अनुभवात्मक पक्ष उसमें उड़ेलेंगे प्राणायाम में, तब उस समय हमें सभी प्रकार की इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों से छुटकारा मिलेगा। हमारी जो नाड़ियों में अशुद्धियां हैं वो चली जाएंगी और उसके बाद फिर नाड़ी शुद्धि होगी। नाड़ी शुद्धि होने से क्या होगा कि चित्त शुद्धि होगी और उससे सभी प्रकार से लाभ होता है, ये आप जानते हैं। और फिर हमें एग्जिस्टेंशियल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमेटिक हो या दूसरे हो, उससे भी लाभ होगा। और माइंड बॉडी का तो होगा ही होगा, और भी होगा। उसे हम लोग कहेंगे संप्रयोग। अब उससे भी आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कि प्राणायाम में अगर हम उसको जिएंगे, प्राणायाम को यानी उस स्पिरिट से करेंगे कि हमें आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार से हो, अनुभव की दृष्टि से उसे करेंगे, आध्यात्मिक अनुभव की दृष्टि से, तो हमें स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और वहां पर सही मायने में प्राणायाम होगा ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रसाद मिलता है, वहां पर एक आनंद मिलता है, शुद्ध आनंद मिलता है, निखड़ आनंद जिसको मराठी में कहते हैं, वो मिलता है। और तब मान लीजिए कि आपका प्राणायाम सफल हुआ है। और तो ये जो है हमें धीरे धीरे करना है, और एकदम अचानक अभी एक जोश आ गया होगा, नहीं, वो नहीं चलने वाला। धीरे धीरे, शनै शनै कहते हैं, जैसे कि हम व्याघ्र को और जैसे कि हाथी को कंट्रोल करते हैं तो बड़ा समय लगता है उसमें, लेकिन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। मतलब आप लगातार लगे रहें, मराठी में जैसे चिकाटी कहते हैं, वो होना चाहिए। और फिर देखिए कि क्या होता है प्राणायाम से। सचमुच जैसे अभी गीतों में भी कहा गया कि आपका जीवन संवर सकता है और बहुत ही ज़्यादा आपको आध्यात्मिक लाभ, सबसे ज़्यादा कि सफल सुफल आप महसूस करेंगे अपने आप को, और ध्यान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि समय काफ़ी हो गया होगा। अगर समय नहीं हुआ है तो मुझे बताएं और फिर हम और जारी रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आनंद होगा कि मैं उन प्रश्नों का कुछ कुछ अपनी दृष्टि से कुछ उत्तर दे पाऊँ। धन्यवाद।